हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज के इस अध्याय में हम लोग विभिन्न प्रकार के स्थल आकृति यानी कि लैंडफॉर्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग पर्वत, पठार और मैदान जैसे लैंड आकृति को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पर्वत से। तो समझते हैं पर्वत है क्या। पृथ्वी के सतह पे उठा हुआ भू आकृति जिसका जो शीर्ष होता है या चोटी होता है वो काफी वो नुकीला होता है और साथ साथ में बहुत ही ज्यादा स्टीप उसका स्लोप होता है। वैसे भू आकृति को हम लोग पर्वत बोलते हैं। पर्वत को बेसिकली हम लोग 4 भाग में यहाँ पे क्लासिफाई किए हैं और इन 4 भागों को एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। जो पहला भाग है वह है ब्लॉक पर्वत, दूसरा भाग है अवशिष्ट पर्वत, तीसरा है संचित पर्वत और चौथा है वलित पर्वत। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लॉक पर्वत के बारे में। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ये कैसे बनता है उसके बारे में समझिए कि जब दो चट्टानों के बीच में पाए जाने वाले भ्रंश के कारण जो बीच का हिस्सा है वो धंस जाता है, जिसके चलते आसपास यानी कि अगल बगल का जो भू आकृति है वो हमें उठा हुआ यानी कि ऊंचा दिखाई देता है। ठीक है ना। इस तरह से बना हुआ भू आकृति को इस तरह से बना हुआ पर्वत को हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। आई बात समझ में। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल होगा वो आपका वासजिस ब्लॉक पर्वत से बना हुआ है ना। ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है। ये सभी किसका उदाहरण है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। देखिए बीच में जो धंसा हुआ पोर्शन मैंने अभी बताया उसको हम लोग रिफ्ट घाटी बोलते हैं और विश्व में सबसे लंबा जो रिफ्ट घाटी है वो आपका है जॉर्डन रिफ्ट घाटी, है ना। कहां पे है, जॉर्डन रिफ्ट घाटी, जो कि लाल सागर से लेकर के जाम्बेजी नदी तक लगभग में 4800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। आप इसको याद रखिएगा, जॉर्डन का रिफ्ट घाटी जो कि लाल सागर से लेकर के जाम्बेजी नदी, लाल सागर से लेकर के जाम्बेजी नदी, जिसका लंबाई 4800 किलोमीटर है, इतना लंबा ये फैला हुआ है। आइए समझते हैं अब अवशिष्ट पर्वत, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेसिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टान के अपवर्तन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है। पृथ्वी पे क्या है, बहुत सारे चट्टान है, तो होता क्या है कि बहुत सारे फिजिकल फैक्टर जैसे कि विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, रेन हो गया, इसके चलते जो चट्टान होते हैं वो अपवर्तित हो जाते हैं। तो कुछ जो टॉप पार्ट होता है चट्टान का वो किसी दूसरी जगह पे जाकर के डिपॉजिट होता है, जो बचा हुआ पोर्शन होता है वही पर्वत का निर्माण करता है, जिसको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। ठीक है ना। अवशिष्ट पर्वत क्या बोलते हैं उसको, अवशिष्ट पर्वत। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है वो भारत में पाया जाता है, जैसे कि विंध्याचल का जो पर्वत है, सतपुरा का जो पर्वत है, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, ये सब भारत में पाए जाने वाले अवशिष्ट पर्वत का मुख्य उदाहरण है। अब अगला पर्वत है संचित पर्वत। संचित पर्वत को इंग्लिश में हम लोग एक्युमुलेटेड माउंटेन बोलते हैं। ये होता क्या है कि बहुत सारे जो पृथ्वी पे नेचुरल तरीका से मौजूद जैसे कि आपका बालू हो गया, कंकर हो गया, पत्थर हो गया, लावा हो गया, ये सभी का एक खास एक स्थान पे डिपॉजिट होने से क्या होता है कि वो स्थान काफी धीरे धीरे ऊंचा उठने लगता है ना। जैसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ बालू का ही डिपोजिशन हो तो क्या होगा, एक बहुत ही विशाल रूप को धारण कर लेगा। इसके चलते वो माउंटेन का निर्माण करती है। उसी माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, संचित पर्वत यानी कि एक्युमुलेटेड माउंटेन। क्लियर है। वो आपका बालू हो सकता है, वो आपका कंकड़ पत्थर कुछ भी हो सकता है, लावा हो सकता है, ये सभी का किसी एक स्थान पे डिपॉजिट होने से जो पर्वत का निर्माण होता है उसी को हम लोग संचित पर्वत बोलते हैं। ठीक है। इसका जो उदाहरण होगा, रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप। आगे आते हैं हम समझते हैं वलित पर्वत के बारे में। वलित पर्वत क्या है कि जब पृथ्वी पाए जाने वाले टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में मिलती है, मिलने के बाद क्या होता है, ये ऊपर की ओर इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाता है, जिसके चलते एक पर्वतनुमा शेप ले लेता है ना। और ये कुछ इस तरह से मुड़ता है कि जो उसका स्लोप होता है वहां एक वेव टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, वेव नुमा। कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं
पास आने के बाद एक समय होगा कि जो दोनों आपस में टकरा जाएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से उठना शुरू होगा और ये इस तरह से उठना शुरू होगा। क्लियर है? तो ये क्या होता है, एक माउंटेन का निर्माण ले लेता है, माउंटेन का निर्माण ये कर लेता है। तो ये कुछ डायरेक्टली इस तरह से नहीं होता है, इसका जो स्लोप है, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वेवी नुमा हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है ना। यहाँ पे भी कुछ वेव टाइप का ये एक लैंडफॉर्म बना लेता है। तो इस तरह के पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो हिमालय है, ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन, कुछ इसी तरीका से बना है। टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से वो ऊपर की ओर उठ गई है और पर्वतनुमा आकार ले लिया है। आप देखे होंगे हिमालय में जो है 3 रेंज है ना, कुछ इस तरह से हिमालय का है। बृहद हिमालय है, शिवालिक है, उसके बाद फिर लघु हिमालय है। तो आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये एक वेव नुमा ये शेप ले लिया है ना। तो ये कब संभव है, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद जब ऊपर उठेंगे तो ये वेव नुमा शेप ले लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वलित पर्वत बोलते हैं। और भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, और भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, जैसे कि अरावली जो है, अरावली बहुत ही पुराना वलित पर्वत है। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, देखिए, भारत के अरावली पर्वत विश्व के पुराने वलित पर्वत है। भारत का जो अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान में है, वो क्या है, विश्व का पुराना वलित पर्वत है। और कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि जो वलित पर्वत है, ये जो है टेक्टोनिक प्लेट का जो सिद्धांत है, आधुनिक काल में बोलते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट का जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के चलते जो है आपका वलित पर्वत का निर्माण होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको बोलते हैं। क्लियर है? एक चीज और है, जहां पे आज हिमालय है, वहां पे अतीत में क्या था, एक सागर था जिसका नाम क्या था, टेथी सागर। आप इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में ये बात पूछ चुका है। ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो है उसका सबसे ऊंचा जो चोटी है, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, वो माउंट आबू के पास स्थित है। माउंट आबू में गुरु शिखर जो सबसे ऊंचा पर्वत है अरावली पर्वत का, और सबसे ऊंचा चोटी है अरावली पर्वत का, वो कहाँ में है, माउंट आबू में। नाम क्या है, गुरु शिखर। इसका ऊंचाई लगभग में 1722 मीटर है। ये अक्सर ये जो क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा चोटी अरावली पर्वत का, उसका क्या नाम है ना, और कहाँ में है, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। इसका ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। आप इस चीज को याद रखिएगा। आइए अब समझते हैं अगला स्थल आकृति के बारे में, जिसका नाम है पठार। इंग्लिश में से हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। क्या है ये पठार, समझते हैं। पृथ्वी पे पाए जाने वाले ऐसे स्थल आकृति जिसका जो शीर्ष है वो सपाट और चौड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। इसका जो एवरेज हाइट है वो लगभग में 300 से लेकर के 500 फीट लाई करती है। 300 से लेकर के 500 फीट इसका ऊंचाई लाई करती है। लेकिन कुछ पठार ऐसे हैं जो कि हजारों फीट के आसपास में, कुछ खास ही पठार ऐसे हैं जिनका ऊंचाई जो है ना 1000 फीट के आसपास में है। जैसे कि तिब्बत का जो पठार है वो विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, जिसका हाइट लगभग में 16,000 फीट है। उसके बाद जो है वो लीबिया का पठार है, इसका हाइट 12,000 फीट है। नेक्स्ट है कोलंबिया का पठार, जिसका हाइट 7,800 फीट है। तो ये आप खास तौर से ये जो तिब्बत का पठार है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है तिब्बत का पठार, और उसका हाइट कितना है, 16,000 फीट। तो इस चीज को आप खास करके याद रखिएगा, आपको एग्जामिनेशन में पूछ देगा। अब पठार के प्रकार के बारे में आते हैं। पठार की ये निम्नलिखित कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार है, इसके बारे में आते हैं और समझते हैं। जैसे कि पहला है अंतर पर्वतीय पठार। इसके बारे में समझिए कि पर्वतों के बीच में जो पठार पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। अगला है पर्वत पदीय पदार्थ। ये क्या है जैसे देखिए, ये माउंटेन है और यहाँ पे क्या है, प्लेन है। माउंटेन और प्लेन, माउंटेन का ये पोर्शन कौन सा है, नीचे वाला जो तल है आपका, जो बॉटम पोर्शन है माउंटेन का, वो है। और इसी जगह पे अगर कुछ इस तरह से पठार जो है का आकृति बना हुआ है, जो किसके बीच में है, माउंटेन के बीच में और प्लेन के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्वत पदीय पठार।
जो माउंटेन के जो निचला पोर्शन है यहाँ से लेकर के आपका मैदान के बीच में ये पठार लाई करता है। उसके बाद है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार को समझिए कुछ इस तरह से कि देखिए पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है, और मैग्मा का बहुत ही विशाल रूप जब पृथ्वी के क्रस्ट तक आती है तो वो होता क्या है, ये आती है जब भूकंप आते हैं तो क्या होता है कि जो मेंटल में जो पाए जाने वाले जो लावा है वो ऊपर की ओर पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। तो किसी कारणवश जब पृथ्वी के सतह पे मैग्मा आकर के सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, इसको हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। ये काफी विशाल एक चट्टान होता है लैकोलिथ। तो होता क्या है कि लैकोलिथ के ऊपर कुछ सॉफ्ट मिट्टी जो है ना डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है ना, वो डिपॉजिट रहती है। तो अगर किसी फिजिकल फैक्टर के कारण, जैसे कि विंड हो गया आपका, रेन हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ये सब के चलते जो टॉप पोर्शन है इस लैकोलिथ का वो अगर अपवर्जित हो जाए, इरोड हो जाए, तो क्या होगा कि जो लैकोलिथ है, लैकोलिथ का जो टॉप पोर्शन है, टॉप सरफेस है, वो क्या होगा, नजर आना शुरू होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। ठीक है, जो लैकोलिथ का जो टॉप पोर्शन है, जो कि पहले मिट्टी से, सॉफ्ट मिट्टी से ढका हुआ था, वो फिजिकल फैक्टर के चलते वो इरोड हो गया और उसका लैकोलिथ का जो टॉप पोर्शन है वो हमें नजर आने लगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय पठार। अगला है तटीय पठार। ये क्या है कि समुद्र का जो तट होता है उसके किनारे जो पठार पाए जाते हैं उसी को हम लोग तटीय पठार बोलते हैं। बहुत सारा सिंपल है, आप नाम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतों के बीच में, तटीय पठार तट के ऊपर पाया जाता है। पर्वत पादी मतलब कि पर्वत के जो नीचे से शुरू होकर के मैदान और माउंटेन के बीच में जो पठार लाई करता है वो महाद्वीपीय पर्वत। जो लैकोलिथ का जो टॉप पोर्शन है वो अगर इरोडन, उसके ऊपर जो पाए जाने वाली सॉफ्ट मिट्टी अगर किसी कारण इरोड हो जाती है तो वो नजर आने लगता है, तो वो एक पठार का निर्माण करता है जिसको हम लोग महाद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो आप नाम से बहुत ही आसान तरीका से आप इसे याद कर सकते हैं और अक्सर एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगला आते हैं, अगला जो लैंड फॉर्म है, अगला जो आपका स्थल आकृति है वो क्या है, प्लेन है, जिसको हम लोग हिंदी में मैदान बोलते हैं। मैदान को समझिए, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। 500 फुट से नीचे है ना, 500 फुट से जो नीचे समतल जो भाग है उसी को लोग क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। ये जितना भी ऊंचाई आप देख रहे हैं ना, सभी समुद्र तल से लिया जाता है। ठीक है, ये तो मालूम होगा आपको, जो भी हम लोग पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई लेते हैं, चाहे बिल्डिंग का हो, माउंटेन का हो, प्लेट्यू का हो, है ना, किसी स्थल का है, तो उसको हम लोग समुद्र लेवल से लेते हैं। तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को हम लोग मैदान बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैदान के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान जैसे कि नदी, हिमानी, पवन जैसे शक्तियों के अपवर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, है ना। जैसे होता क्या है कि पृथ्वी के सरफेस पे नदियां बह रही है ना, पवन बह रहे हैं, कुछ हिमानी जो है, जो बर्फ है उसका भी फ्लो हो रहा है। तो ये सब के फ्लो के चलते होता क्या है कि जो पृथ्वी का सरफेस है वो फ्लैट हो जाती है। पृथ्वी का कुछ जहां पे फ्लो होती है उस सरफेस क्या होता है, कुछ धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाती है। तो इसको इस तरह से बने हुए मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दनात्मक मैदान। क्या बोलते हैं, अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक मैदान मतलब कि अपर्दन होने से जो मैदान बना है उसको हम लोग अपर्दनात्मक मैदान बोलते हैं। और अपर्दन कौन करेगा, नदी करेगा, हिमानी करेगा, पवन, ये सब का जो शक्तियां हैं वो सब मिलकर के अपवर्दन करेगा। अगला आते हैं निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेप का मतलब होता है कि डिपॉजिट करना, है ना। क्या करना, डिपॉजिट करना। जैसे कि आपका नदी हो गया, नदी निक्षेप करती है, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों निर्माण होता है। नदी के द्वारा जो सिल्ट होता है, जो मिट्टी होता है, जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, जो नदी जो है अपने साथ बहा करके ले जाती है और समुद्र में जहां पे मिलती है वहां पे क्या करता है, उसे डिपॉजिट कर देता है। जिसके चलते क्या होता है कि उस पोजीशन पे जहां पे डिपॉजिट करती है अपने मुहाने पे एक बहुत बड़ा मैदान का निर्माण करती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, निक्षेपात्मक मैदान। क्लियर है। जैसे एग्जांपल में हो गया गंगा
ये जनरली जहाँ पे आपका नदियां सागर से मिलती है उस जगह पे या तो वो एस्चुअरी बनाएगी, नहीं तो वो डेल्टा बनाएगी, बंदरगाह बनाएगी, ठीक है। तो उसी जगह पे डेल्टा जहाँ पे बनाती है वहां पे एक बहुत विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नदियां जो है अपने साथ जो भी कैरी करती है वहां पे जाकर के उसे डिपोजिट कर देती है, और वहां पे इसका जो स्पीड है पानी का बहुत ही स्लो हो जाता है, क्योंकि वो मैदान भाग में जब कोई भी पानी बहेगी तो क्या होगा, उसका स्पीड काफी कम जाएगी। इस सब के बारे में हम लोग नदियां जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल से समझेंगे। अब ये समझिए कि निक्षेपात्मक मैदान कैसे बनता है, आपने समझा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, गंगा हो गया, सतलज हो गया, मिसिसिपी हो गया, होंगो, ये सब जो नदियां हैं ये निक्षेपात्मक मैदान का निर्माण करती है। अपने द्वारा मटेरियल ले जा करके समुद्री मुहाने पे, अपने मुहाने पे जब समुद्र से मिलती है वहां पे डिपोजिट कर देती है और वहां पे एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। मैंने बताया डेल्टा बनाती है जब आपका समुद्र से मिलती है, तो डेल्टा का मैदान यानी कि जलोढ़ का मैदान, जलोढ़ का मैदान मतलब कि जब अपने जल जो है यानी कि नदियां जब अपने साथ जो मटेरियल लेकर के जाती है, जैसे सिल्ट हो गया आपका, पेबल्स हो गए, कुछ धूल कण हो गए, है ना, तो ये सब ले जाकर के जहाँ पे डिपॉजिट करती है, जो इसी सारे मटेरियल हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं। और ये डिपॉजिट करने से जो मैदान बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपात्मक मैदान बोलते हैं। तो जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान, ठीक है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका निक्षेपात्मक मैदान का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। धन्यवाद।